ओके, तो आज का जो सेशन रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे क्या कि ऑपरेटर के अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट सेशन मैंने आप लोग को जो भी कंसेप्ट मैंने बताया था, आई होप कि ये सब चीज़ से अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आज का जो टॉपिक हमारा है, लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर के बारे में, मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, और सेम उसी तरीके से आज हम कुछ और ऑपरेटर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्या सब चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बता चुका हूँ, और एक होता है यहाँ पे क्या, अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। और इसके बारे में हमने इम्प्लीमेंटेशन भी करके आपको दिखा दिया है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर में क्या सब चीजें होता है। इसमें होता है प्लस, इसमें होता है माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और कुछ होता है जिसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे क्या क्या कि ये परसेंटेज साइन है, नहीं, ये मॉड्यूलस है। प्रोग्रामिंग में इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। अब मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 16, ठीक है। इस 16 को अगर मैं डिवाइड करता हूं कितना से, सपोज 3 से, तो कितना होता है यहाँ पे, जो डिविडेंड होगा कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 होगा। और आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता है, रिमाइंडर 1 आ जाता है। कुछ इसी तरीके से डिवीजन करते हैं, यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे कि आप लोग, हम लोग जो डिवाइड करते हैं कुछ इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीजें आपको दिखेगा, क्या क्या दिखेगा इसे आप समझिए। आप अगर आपने लिखा है क्या 16 डिवाइड 3, तो आंसर जो आपको मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि 16 मॉड 3 अगर आप लिखते हो तो आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1। मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो आई होप कि अभी आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आया होगा कि कब हमें डिवीजन यूज करना है तो आउटपुट क्या आएगा, और जब आप मॉड्यूल आप जब यूज करते हैं तो उस वक्त आपको रिमाइंडर वैल्यू ही आपको दिखाता है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्या कि मॉडुलस गिव्स रिमाइंडर वैल्यू, ठीक है। रिमाइंडर वैल्यू, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप अच्छी तरीके से समझते हैं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में इससे पहले यूज भी मैंने आपको करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये हमारा सेकंड, हम बोल सकते हैं कि ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया सेकंड टाइप। पहले मैंने आपको इंक्रीमेंट बताया था, अभी हो गया मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। और अब हम बात करते हैं कि एक और ऑपरेटर जिसके बारे में हम, इसको क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कि रिलेशन मतलब क्या कि कंपैरिजन। सपोज अगर आप कुछ इस तरीके से आपको लिखते हो यहाँ पे, है ना, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये हमारे पास जो मैंने लिखा है टोटल 6 सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया है। और ये सभी 6 सिंबल्स का यूज हम कब करते हैं, तो आपको सिंपली आपको बताना है क्या कि टू कंपैरिजन या टू कंपेयर, है ना। जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है तो ही आप इस सभी सिंबल्स का यूज करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आप यहाँ पे लिखते हो क्या कि x इक्वल्स टू 10 आप लिखते हो, y इक्वल्स टू अगर आप 20 आप लिखते हो, तो आपको यहाँ पे अगर कहा जाए कि दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि x इज लेस देन y है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको देखते हुए वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो x इज लेस देन y है, या आप बोल सकते हो क्या कि y इज ग्रेटर देन, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है x से, हम ऐसा भी हम बोल सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, हम ये भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर में अगर वैल्यूज होता है और दो अलग अलग वेरिएबल है तो उसका हम कंपैरिजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और दूसरी बात हम बात करते हैं क्या कि सपोज अगर हमारे पास x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू अगर हमारे पास 20 अगर है, अगर मुझे यहाँ पे मैंने
मैंने आपको दोनों का अलग अलग वैल्यू था तो मैंने कंपैरिजन करके बताया, लेकिन अगर मान लो कि दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली सेम है कि x इक्वल्स टू 10 है एंड y इक्वल्स टू भी अगर 10 होता है, तो अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू आपको यहाँ पे y लिखना है। इसका मतलब क्या कि दो बार इक्वल साइन अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन x एंड y। और अगर हम बात करते हैं कि वन टाइम इक्वल साइन अगर आप लिखते हो, इसका मतलब क्या कि 10 इज असाइनिंग इनटू y। यहाँ पे आपको एक बार मैंने y लिखा, सॉरी इक्वल लिखा, तो इसका मतलब क्या कि 10 y में स्टोर हो रहा है। बट अगर आप 2 टाइम्स अगर आप लिखते हो तो यानी यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि x के पास जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू y के पास भी होगा। आई होप कि अभी आपको एक बार आप इक्वल साइन लिखते हो और दो बार इक्वल साइन लिखते हो, दोनों का क्या मीनिंग है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या ये क्लियर है कि कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट बताया कि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, क्या कौन कौन सा सिंबल्स हम यहाँ पे यूज हम करते हैं। और अगर इस तरीके से आपको कंसेप्ट अगर समझ में आया है तो इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अगर हम प्रोग्रामिंग में करना चाहें तो हम प्रोग्रामिंग में इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको पहले आपके लिए मैं सेव कर देता हूं और वापस से मैं अभी आता हूं कोडिंग वाले पेज पे। और आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि सपोज हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सपोज x एंड y। x एंड y हमने रखा कि x की वैल्यू सपोज हमने दे दिया यहाँ पे 10, y की वैल्यू 20, वही सेम रखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना अगर हो लाइक सिस्टम डॉट आउट पे मुझे प्रिंट करना हो, क्या मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज लेस देन y, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। रिस्पॉन्ड सभी लोग करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए अपने अपने समझ के अकॉर्डिंग, अपने अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। क्या हो सकता है अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए, तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। एक आंसर मेरे पास आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है मेरे पास ट्रू। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है अगर मैं लिखता हूं कि x इज लेस देन y, अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं सिस्टम डॉट आउट के अंदर में अगर आप लिखता हूं तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या दिखाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है, कोई लोग 1 बता रहे हैं और कोई लोग 2 बता रहे हैं, कुछ इस तरीके से यही दो मेरे पास आंसर आ रहा है, कुछ कुछ तो अलग ही टाइप से आंसर, कुछ और भी तरह से आंसर आ रहा है। तो अभी आप सिंपल से आप समझिए कंसेप्ट क्या, और ये मुझे बताने का रीजन ये है कि अगर आपको ये समझो कि अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हो x प्लस वाई, तो यहाँ पे आंसर कितना आता है। अगर मैंने डायरेक्टली अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई तो डायरेक्टली दोनों का एडिशन कर देगा, यस और नो, सिंपल सा है। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है अभी कि x 10 है y 20 है और मैंने अगर x प्लस वाई अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आंसर कुछ आएगा या नहीं आएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके आपको दिखाऊं तो जावा सी फाइल का नाम है mac.java, और इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करते हैं और आप जब रन करेंगे आप देखेंगे कि आउटपुट आपको 30 दिखा रहा है। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर जब आप यूज करते हैं यानी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो आंसर जो होगा कुछ अलग तरीके से आंसर आता है। बट अगर आप कंपैरिजन वाला जो ऑपरेटर आप यूज आप करते हो इस तरीके से, तो उस वक्त जो है इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा बुलियन में आउटपुट आता है, उसका आउटपुट हमेशा बुलियन में आता है। और बुलियन का मतलब ही होता है, मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप जब बता रहा था उस वक्त भी बताया था मैंने कि उसमें ट्रू और फॉल्स होता है। तो यहाँ पे सिंपली वो चेक ये करता है कि x इज लेस देन y है या नहीं है, ये सिंपली वैल्यू को देखते हुए चेक करेगा, न कि वैल्यू प्रिंट करेगा, न ही 0 और 1 प्रिंट करेगा, नहीं, ये डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स में आपको आउटपुट देता है। और ट्रू और फॉल्स कैसे, अगर x इज लेस देन y है इसका मतलब x की वैल्यू 10 है y की वैल्यू 20, ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है यानी इट विल रिटर्न ट्रू। तो इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करके रन करके देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया और रन किया, आपको आंसर यहाँ पे ट्रू आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना है कि इसका जो भी आप ट्रू जो आप लिखते हो इसका जो आउटपुट आपको आएगा सभी स्मॉल में ही आएगा, टी कैपिटल में नहीं होगा। अगर आपको इंटरव्यू में भी कभी पूछा जाए, अगर ऑप्शन दे दिया जाए ए बी सी डी, ए में लिख दिया ट्रू में टी कैपिटल दे दिया और अगर आप उसी को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो इस बात पर ध्यान देना है कि इसका आंसर जो होगा ये सभी स्मॉल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट होता है क्या कि अभी आपको ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूं, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया आज के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू यहाँ पे रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया,
ग्रेटर देन वाई लिखा, यानी इसका मतलब क्या कि ये हमें फॉल्स रिटर्न करके हमें देगा। और अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं और जब आप रन करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करके दिखा रहा है। अभी आपको बेहतर तरीके से इस चीज को समझ में आ गया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आप यूज करते हैं तो इट विल रिटर्न इन बुलियन, दैट मींस ट्रू और फॉल्स। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे सभी लोग। यहाँ तक जितना भी चीजें अभी तक बताया है उसमें कहीं डाउट हो तो प्लीज जरूर आप पूछिए, और अगर ऑल क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए उसके अकॉर्डिंगली। चलिए गाइस, तो ये चीज तो है, लेकिन अगर ठीक है आपको ये समझ में आ गया कि चलो ये ट्रू फॉल्स आपको रिटर्न करता है, बट इसका यूज कैसे हम करेंगे प्रोग्रामिंग में। अभी तो जस्ट मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट करना इज नॉट इनफ, आपको समझना होगा कि एक्चुअल में इसका इंप्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको वापस से इस स्क्रीन पे लेके आऊंगा और यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लो कंट्रोल। क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या कि आप जावा में जो भी कोडिंग आप लिखते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है नीचे तक जाता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप वो टॉप से बॉटम जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। तो बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम होता है। और अभी तक आप जो भी हमने कोडिंग किया है, अगर आप देखेंगे कि मेन मेथड के अंदर जो भी लिखा है सिस्टम डॉट आउट में, आपको डायरेक्टली वो प्रिंट करके आपको दिखाता है और द कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वहां पे होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर के फ्लो ऑफ कंट्रोल को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए हमें समझना होगा फ्लो कंट्रोल का कंसेप्ट। और फ्लो कंट्रोल के अंदर में क्या सब चीजें होता है, इसके अंदर में 3 अलग अलग पार्ट है, और वो क्या क्या पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या क्या होगा देखिए। सबसे फर्स्ट इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं फर्स्ट पार्ट जो होता है, जिसको कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। आप लोगों ने यूज जरूर पहले किया होगा, लेकिन अब यहाँ पे जब लिखूंगा तो आपको लगेगा अच्छा इसी को सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं क्या। चलिए देखिए क्या सब चीजें इसमें होगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें हम लिखेंगे, इसमें भी 4 अलग अलग पार्ट होता है। सबसे पहले होता है इफ स्टेटमेंट, है ना, इफ स्टेटमेंट। सेकंड जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, और जो थर्ड पार्ट होता है इफ इफ स्टेटमेंट कहते हैं, या इसी को हम नेस्टेड भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को कि इसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर इसको रखा जाता है। ठीक है, आप डायरेक्टली इफ एल्स आप सीख लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लो कंट्रोल, आप जानते रहते हो बट उसका आप आंसर नहीं कर पाते हो। तो ये चीज आपको जानना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ से कौन सा कंसेप्ट आ रहा है और क्यों ऐसा ये कंसेप्ट लाया गया, वो भी अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जो आपने पहले इससे पहले आपने नहीं देखा होगा और आपने कहीं पे भी आपने स्टडी किया होगा। आपको जो अभी आइडिया मैं आपको देने वाला हूं, अब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि यस क्यों हम इफ एल्स यूज करते हैं और क्या इसके पीछे की कहानी है। हर चीज के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट जो हमारे पास में आता है वो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट, अब इटरेटिव स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। means if you want to repeat some process over and over again, for that purpose we have to use the concept of iterative statement. अब iterative statement की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में भी कितने टाइप होते हैं, इसके भी अलग अलग टाइप है, और इसका भी 4 अलग अलग टाइप्स है ना। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे मैं बात अगर मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और फिर आता है फॉर लूप। और कुछ होता है क्या, लूप के बारे में आप लोग कितने टाइप के लूप जानते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, और कुछ होता है क्या, एनीवन हैविंग एनी आइडिया, प्लीज शेयर जरूर कीजिए क्या हो सकता है। कुछ और लूप होता है या 3 टाइप का ही लूप होता है, मैंने गलत तो नहीं लिखा यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 4 तरह का लूप होता है, क्या सही है, या सिर्फ 3 ही टाइप का लूप होता है, क्या जानते हैं आप लोग। यस, एक आंसर मेरे पास करेक्ट आंसर आया है। और कोई लोग बता सकते हैं क्या हो सकता है डू फॉर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है एक और हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं इनहेंस फॉर लूप। क्या कहते हैं, इनहेंस फॉर लूप भी इसको इसका नाम है इनहेंस्ड फॉर लूप।
या इसको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं क्या, फॉर ईच लूप भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी होगा, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि थर्ड टाइप क्या होता है। थर्ड पार्ट में आता है क्या, ट्रांसफर। क्या होता है, ट्रांसफर स्टेटमेंट। अब ट्रांसफर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर में भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब क्या क्या टाइप है उसके बारे में यहाँ पे देखिए, कितना टाइप यहाँ पे हो सकता है। तो ट्रांसफर स्टेटमेंट के अंदर में जो होगा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे फर्स्ट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ब्रेक। सेकंड जो पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। थर्ड जो पार्ट होता है हम लिखते हैं रिटर्न। फोर्थ जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्राई कैच, ट्राई कैच। और फाइनली जो हम आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम यूज हम करेंगे, बहुत आगे का पार्ट है, राइट। तो ये सभी जो है इसके तीन अलग अलग पार्ट मैंने आपको बताया, और ये क्यों यूज किया जाता है अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट से, और उसके बाद फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर में जितने भी चीजें हमने बताया है सभी को आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग इसको मैंने पहले सेव कर दिया और वापस हम कोडिंग के थ्रू आपको बताऊंगा, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हमें असाइन कर दिया, और डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट के अंदर अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये आपको ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसी को लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ लिखा है, जो अभी जस्ट मैंने यूज किया आपको बताया भी। इफ और ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन लिखो, यानी इफ लिखो और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखो। और ये कंडीशन आपने देखा है क्या कि अगर मैं यहाँ पे x इज लेस देन y लिखता हूं तो ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। और इसलिए पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। तो मैंने वही लिखा कि अगर मैंने लिखा क्या कि इफ x इज लेस देन y, ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करो, ठीक है। और जस्ट मैंने सिंपली यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया क्या कि x इज लेस देन y, कुछ इस तरीके से एक मैसेज को मैंने जस्ट सिंपली एक प्रिंट कर दिया कुछ भी, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर इफ हमारे पास में नहीं होता था तो सिस्टम डॉट आउट में जो कुछ भी लिखते थे आपको यही सेम आउटपुट आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता था। लेकिन अभी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कंप्यूटर के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, इस प्रोग्रामिंग के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना चाहता हूं। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि जैसे ये प्रोग्राम रन होगा डायरेक्टली ये मैसेज प्रिंट करेगा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं क्या कि फर्स्ट इट विल चेक दिस कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन पहले वो चेक करेगा और कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ही ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर के यानी प्रोग्रामिंग के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहे हो। समझ में आ रहा है, यस और नो? इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो पहले क्या होता था, डायरेक्ट आउटपुट आता था। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके पहले आपको दिखाना चाहूंगा। क्या होगा, x10 है y20 है, कंडीशन चेक किया तो x इज लेस देन y है, कंडीशन ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। जैसे ट्रू होगा अंदर आएगा और ये मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है। अब यहाँ पे इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, और जब रन किया आप देख सकते हैं मैसेज आपको दिखा रहा है x इज लेस देन y। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सभी लोगों को कि ये मैसेज हमें किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी भी आपको लग रहा होगा कि कैसे, ये तो पहले जैसा ही है, जो भी सिस्टम डॉट आउट में लिखा था प्रिंट तो हो ही रहा है। देखो अब मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन ये फॉल्स हो गया, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया इसका मतलब अब ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, आप कुछ भी सिस्टम डॉट आउट में लिखो वो प्रिंट होता ही होता था, बट अभी ऐसा नहीं करेगा। अब सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे आपने जो कुछ भी लिखे हो कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स है वो प्रिंट नहीं करेगा। अब आप सेम प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए, सब कुछ ठीक है, और रन करके देखो आप कुछ भी आउटपुट आपको नहीं दिखा रहा है, ये कंप्लीटली ब्लैंक आउटपुट आपको दिखा रहा है। यानी अभी आप कंप्यूटर के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहे हो। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या कि जो इसका टॉपिक था फ्लो कंट्रोल, वो चीज समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को या नहीं आ रहा है? प्लीज कंफर्म करेंगे मुझे यहाँ तक कि कंट्रोल यहाँ पे आप किस तरीके से आप कर पा रहे हो, राइट। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, यस ओके ठीक है। अब देखिए, अगर ये चीज अगर क्लियर आपको समझ में आया, ठीक है, लेकिन अभी आप आउटपुट तो देखो, आउटपुट कैसा आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है।
आप फाइनल यूजर को ब्लैंक अगर आउटपुट अगर आप देते हो तो वो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। तो ब्लैंक मुझे नहीं चाहिए। यूजर को अगर आप ब्लैंक दिखाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है। तो आप उस केस में जो सेकंड पार्ट मैंने आपको जो बताया था, मैं वापस से उस स्क्रीन को एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैंने क्या बताया था पहले, इफ स्टेटमेंट। अभी मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज किया, तो इसका एक ड्रॉबैक क्या था कि इफ से सिर्फ कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर गया जो भी मैसेज था प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स था तो उसको प्रिंट नहीं किया। तो उस वक्त में आपका आउटपुट जो आया, आउटपुट स्क्रीन जो आया वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद एक न्यू कंसेप्ट लाया गया, इफ एल्स स्टेटमेंट, कि ऐसा करो कि अगर अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ब्लैंक मत दो, कुछ ना कुछ मैसेज तो दो। यानी सेकंड पार्ट जो होगा उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इफ एल्स पार्ट। यानी इफ लिख दिया मैंने और फिर मुझे ब्लैंक नहीं दिखाना है, मैंने वहां पे क्या लिख दिया, एल्स लिख दिया। और एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं होता, इस बात पे आप ध्यान देना। इफ में कंडीशन है यहाँ पे होगा, कंपलसरी तौर पे आपको कंडीशन देना पड़ेगा, और एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही आप लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि x इज नॉट लेस देन y। तो अगर इफ के अंदर कंडीशन अगर ट्रू है तब तो ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं है, ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, वो डायरेक्टली आ जाएगा एल्स के अंदर में, और एल्स के अंदर आके आपको ये मैसेज को प्रिंट कर देगा। और अब आपको जो आउटपुट पहले की तरह जो ब्लैंक आ रहा था, वो ब्लैंक आउटपुट तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा। और अब आप इसको कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, आप देखेंगे कि दिखा रहा है x इज नॉट लेस देन y। और यहाँ पे इस तरीके से आप यूज करते हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि इफ हमें कब यूज करना है, इफ एल्स हमें कब यूज करना है, और एक्चुअल में हमें इसका यूज कब और क्यों करना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। यहां तक मुझे कंफर्म करेंगे क्या सभी लोग? कोई डाउट यहां तक समझने में? ऑल क्लियर है क्या? राइट अब देखिए ये चीज समझ में आ चुका है, तब तो ओके है, ऑल राइट है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, एक से ज्यादा कंडीशंस हो, तो हम कैसे काम करेंगे। मतलब क्या कि अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो हम किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा, जिसको पहले सेव कर लेता हूँ। और अभी आप देखिए मुझे क्या ऐसा प्रोग्राम करना है क्या, कि एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, यूजर ने कुछ भी एक नंबर दे दिया, एंटर सेकेंड नंबर, यूजर ने 20 दे दिया, एंटर चॉइस, फर्स्ट चॉइस एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है। चार हमने ऑप्शंस यूजर को दिया कि क्या करना चाहते हो, है ना। अगर यूजर को एडिशन करना होगा वो प्रेस करेगा 1, जैसे प्रेस किया 1 एंटर किया, मैसेज आ जाएगा कि एडिशन एज या सम एज जो भी है दोनों का एडिशन करके आपको 30 दिखा देगा। अगर यूजर ने उसको करना होगा सब्ट्रैक्शन, 2 प्रेस करेगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर उसको मल्टीप्लीकेशन करना होगा 3 करेगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि कितने वेरिएबल्स की जरूरत है मुझे। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। How many variables we must need to perform this particular example, right? ठीक है, कोई बता रहे हैं 3, कोई बता रहे हैं 2, कोई बता रहे हैं 6 भी लोग बता रहे हैं। क्या हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? कुछ लोग 6 बता रहे हैं, कुछ लोग 2 बता रहे हैं, कुछ लोग 3 बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? बहुत ही अलग अलग आंसर आ रहा है मेरे पास। तो सिंपल से आप कहानी यहाँ पे समझिए क्या, एक तो एक्स को स्टोर करने के लिए, एक वाई को स्टोर करने के लिए, और एक चॉइस को स्टोर करने के लिए। क्योंकि चॉइस तो एक बार आप मांग रहे हैं तो या तो 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा, है ना। 4 ही दे सकता है, 4 में से कोई एक ही देगा। तो आप मान लो कि आपने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, आपने एक वाई ले लिया, और आपने एक जेड ले लिया, खत्म कहानी। यानी सिर्फ 3 वेरिएबल्स में हमारा काम हो जाएगा बहुत आसानी से। किसी ने 7 भी बता रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारे 3 से ही काम हो जाएगा। कैसे होगा वो भी चीज मैं यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा, आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या सब चीजें हो सकता है यहाँ पे। अभी अगर आप देखें क्या कि अच्छा, और मुझे यहाँ पे सब कुछ यूजर से इनपुट लेना है, तो आप जानते हो इसके बारे में कहानी में बता चुका हूँ क्या, हमें यूटिल डॉट स्कैनर यूज करना है। और इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं कहानी आपको सुना चुका हूँ। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास के लिए। हमने क्या रखा, हमारे पास 3 वेरिएबल रखा, एक्स वाई जेड। मुझे वैल्यू नहीं पता कि यूजर क्या देने वाला है, तो यहाँ पे मैंने यूजर को समझने के लिए सबसे पहले मैसेज दे दो। क्या मैसेज आप दोगे? मैंने लिखा क्या कि एंटर फर्स्ट नंबर या वैल्यू जो भी देना हो दे दो, ठीक है।
एंटर फर्स्ट वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करना है, एक्स में स्टोर करना है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट इनपुट को मैंने एक्स में स्टोर कर लिया, सेकंड को वाई में, यहाँ पे हमने क्या रखा, सेकंड वाले को हमने y में स्टोर कर दिया। अच्छा, थर्ड में हमें चाहिए था चॉइस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटर चॉइस। चॉइस के बाद आपने गौर किया होगा लाइन को ब्रेक में क्लिक किया हूं, लाइन को ब्रेक करने के लिए \n भी यूज कर सकते हो आप, राइट। तो क्या होगा कि एंटर चॉइस, उसके बाद लाइन ब्रेक होगा, और ब्रेक होके क्या आना चाहिए वहां पे, एडिशन। फिर से लाइन ब्रेक 2 में क्या रखा, सब्ट्रैक्शन। लाइन ब्रेक 3 में क्या रखा, मल्टीप्लीकेशन। लाइन को ब्रेक किया 4 में क्या रखा, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, है ना। तो ये आपने यूजर को दे दिया कि ऐसा ऐसा है, क्या करना है, 1 2 3 4, जो भी चॉइस यूजर देगा उसको मैंने एक जेड वेरिएबल में स्टोर करके छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, अब जो चॉइस है हमारे पास, वो चॉइस किस में स्टोर है, जेड में स्टोर है। तो अब मैं कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, कि इफ जेड की वैल्यू अगर 1 हो जाए, मैंने अभी 2 बार इक्वल साइन का मतलब भी एक्सप्लेन किया था मैंने अभी आप लोगों को, कि अगर जेड की वैल्यू कितना हो, 1 हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन डाल दिया कि जेड मतलब क्या है, यहाँ पे यूजर कितना दे रहा है, यहाँ से कहाँ से आएगा, यूजर अगर मान लो 1 दिया तो 1 किस में आ जाएगा, जेड में आ जाएगा। और जेड का कंपैरिजन अगर 1 से किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, आप सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, कि एडिशन इज कॉन्केट करते हुए डायरेक्टली आप x प्लस वाई लिख देंगे, हो जाएगा खत्म। तो ये तो हो गया कि फर्स्ट कंडीशन के लिए। लेकिन हमारे पास अगर किसी ने चॉइस 1 दिया तब तो ठीक है, ये मान लो यूजर ने अगर दिया चॉइस 1, तो 1 के लिए ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, ये प्रिंट कर देगा। लेकिन 2 दिया तो, 3 दिया तो कहाँ जाएगा, 4 दिया तो कहाँ जाएगा, तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग थर्ड पार्ट यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया था पहले। क्या बताया था, इफ स्टेटमेंट, सेकंड क्या बताया, इफ एल्स, और थर्ड क्या बताया था, इफ एल्स इफ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू अगर 2 हो जाए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यानी सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, एल्स इफ यूज करेंगे। और फिर इसमें चॉइस दिया कि अगर यूजर ने अगर चॉइस 2 दिया है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, कि सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने माइनस को परफॉर्म करा दिया। और इसी तरीके से जितना भी कंडीशंस होगा आप यहाँ पे आप डाल दो आप बीच में, यानी 1, ये हो गया 2, अगर यूजर ने अगर 3 देता है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे दिया, यहाँ पे मैंने 4 रखा, 4 का मतलब यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए, और यहाँ पे हमने डिवीजन रख दिया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यानी इंटरनली प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यूजर ने 1 दिया तब तो ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, 2 दिया तो इसमें आ जाएगा, 3 दिया तो इसमें आ जाएगा, 4 दिया तो इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक यूजर ने 5 दे दिया, तो 5 तो हमारे पास है नहीं। तो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था एल्स पार्ट, है ना। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब ऊपर का कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो, तो वो आ जाएगा एल्स पार्ट में। और एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं होता है, मैंने लास्ट टाइम भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसके बारे में। तो एल्स पार्ट में जो है कोई कंडीशन नहीं होता है, और ये पार्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर में जो 4 कंडीशंस रखा है मैंने, सभी के सभी फॉल्स हो जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, कुछ इस तरीके से एक मैसेज को प्रिंट करवा दिया। क्लियर होगा सभी लोगों को, यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे मुझे। यानी इसको हम क्या कहते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए सबसे पहले इफ लिखना है, लास्ट में एल्स लिखना है, और बीच में जितना भी कंडीशंस होगा वहां पे आप एल्स इफ करके आप कितना भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कंडीशंस को। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, और साथ साथ इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को भी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, जब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है। जब रन किया हमने, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो 40, एंटर सेकेंड वैल्यू मैंने दे दिया 20, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप देखो एंटर चॉइस, है ना। एंटर चॉइस कहां से आया, ये वाला आ गया एंटर चॉइस, और पूरा 1 2 3 4 लाइन ब्रेक करके एक के नीचे एक करके आ चुका है, 1 2 3 4। अब बात करते हैं क्या, कि अगर हमने, मुझे परफॉर्म करना है सपोज मल्टीप्लीकेशन, तो यूजर क्या प्रेस करेगा, 3, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 3 लिखा, मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये 3 कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, इस जेड में स्टोर हो रहा है, यस और नो, आप लोग साथ हो मेरे। यानी यूजर जो भी इनपुट चॉइस दे रहा है वो सब किस 3 जो मैंने दिया वो जेड के पास है। अब यहाँ पे आके पहले चेक करेगा
कि यहाँ पे जो 3 है इससे मैच हो रहा है क्या, 1 से नहीं मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके ठीक है, जंप करेगा डायरेक्टली दूसरे कंडीशन पे, यानी इसके अंदर नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली जंप किया सेकंड कंडीशन पे, यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जंप करेगा तीसरे कंडीशन पे, यहाँ पे जैसे आया ओके, यहाँ पे मैच हो गया है, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड है, अंदर आएगा और आपको ये ऑपरेशन को परफॉर्म करके और वहीं पे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब फिर से वो फोर को चेक करने आएगा, एल्स में जाएगा, नहीं, जहां पे भी कंडीशन उसको ट्रू मिला बस उसके अंदर गया, उस चीज को परफॉर्म किया और बस प्रोग्राम वहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, वो आगे के कंडीशन चेक करने नहीं जाएगा। और अब इस प्रोग्राम को जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है और जैसे मैं एंटर करता हूँ, आप देखो मल्टीप्लीकेशन इज 800, जो वैल्यू दिया था 40 एंड 20 आपको यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से फिर से मैं आपको रन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा 10 और 20, 2 नंबर दिया, मुझे अगर एडिशन परफॉर्म करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, 1 जो अगर मैं लिखता हूं तो 1 किस में गया, जेड में, जैसे यहाँ पे आया उसी वक्त कंडीशन ट्रू हो गया, इसके अंदर जाएगा, एडिशन परफॉर्म कर देगा। लेकिन आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वो एलसीएफ में जाएगा, अब क्या नहीं जाएगा, बस जहां पे कंडीशन ट्रू हुआ उसी को परफॉर्म कर देगा और ये कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ एडिशन इज 30, दैट्स इट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। बट अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा कि 10 20 दिया, चॉइस है 1 2 3 4, मैंने दे दिया है 6, तो वो कैसे काम करेगा, 6 कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, 6 इस जेड में जाके स्टोर हुआ है, चेक करेगा 1 नहीं ट्रू है, 2 में भी ट्रू नहीं है, 3 में भी ट्रू नहीं है, 4 में भी ट्रू नहीं है, तो वो एल्स में आ जाएगा और बोलेगा इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर के सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाए, तो वो एल्स में आके आपको जो भी मैसेज आप देना चाहते हो उस मैसेज को प्रिंट कर देगा। और जैसे मैं एंटर करता हूं आप देख पाओगे इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो कैसे हमें चेक करना है, एल्स किस तरीके से यूज करना है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, इसका क्या सिंटैक्स होता है, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको काफी बारीकी से बताने की कोशिश किया। कंफर्म करेंगे मुझे क्या, ऑल क्लियर है, कुछ डाउट है तो प्लीज आप बेहिचक आप पूछिए अगर कुछ डाउट हो तो, अगर और क्लियर है तो प्लीज मुझे यस में रिस्पॉन्ड कीजिए। सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, जितने लोग बैठे हैं सभी के सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ एक या 2 लोग रिस्पॉन्ड मत कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो चीजों को आप उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना सीखिए आप, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको ये चीज अगर समझ में आ चुका है तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अब क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्या कि अभी जो मैंने आपको बताया इफ एल्स इफ, मैंने क्या बताया, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि पहले यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है नहीं ट्रू है, इसमें आ जाएगा, जहां पे भी उसको ट्रू मिला बस उसके अंदर जाएगा और कोई ट्रू नहीं होगा तो वो एल्स में चला जाएगा। बस सिंपल सी कहानी इतना ही है, ठीक है। तो ये होता है क्या कि पहले इफ लिखना है, लास्ट में एल्स लिखना है और बीच में जितना भी कंडीशंस होगा उस सभी में एल्सिफ 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 आप यूज आप करते हैं, कितना भी अनलिमिटेड 10 20 जितना चाहिए उतना आप वहां पे बीच में आप रख सकते हो। इफ और एल्स के बीच में जितना भी कंडीशंस रखना हो, जितना भी चेक करना हो, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फोर्थ टाइप। मैंने अभी आपको क्या बताया, इफ बताया, इफ एल्स बताया, थर्ड हमने इफ एल्स इफ भी बता दिया अभी आपको। अब हम फोर्थ पार्ट हम बात करते हैं जिसमें हम यूज करेंगे स्विच। स्विच भी कुछ इसी तरीके से काम करता है और कैसे काम करेगा देखिए, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड क्या लिखा, लिखा मैंने स्विच, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हम चॉइस को ले आएंगे, चॉइस किस में स्टोर था, जेड में स्टोर था, बस उसी को मैंने स्विच के अंदर रखा। स्विच इनबिल्ट कीवर्ड है यहाँ पे, स्विच जो है यहाँ पे कंप्लीटली इनबिल्ट कीवर्ड है, राइट। तो अभी आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन लिखे, पर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है। अभी देखिए, अगर मुझे स्विच अगर यूज करना है, स्विच यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जेड में यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो भी चॉइस होगा वो जेड में आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो यूजर अगर 1 देता है तो जेड के पास क्या आ जाएगा, 1, यानी स्विच के अंदर क्या आ जाएगा, 1। और स्विच के अंदर में होता है केस, क्या होता है, केस, केस लिखते हैं 1, ठीक है। जो भी आपको चॉइसेस हमने 1 2 3 4 रखा है वही में केस 1 2 3 4 हम रखेंगे। और अगर केस 1 और कि 1 के बाद आपको कोलन देना आपको कंपलसरी है, कोलन आपको देना सिंटैक्स का पार्ट है, केस इनबिल्ट है, स्विच इनबिल्ट कीवर्ड है। अब आपको करना क्या है कि केस 1 में क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो क्या कि एडिशन परफॉर्म करे, तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दिया। और इस केस के बाद हम ब्रेक करेंगे, यानी आपको कितना केस बनाना है ये डिपेंड करता है कि आपका चॉइस कितना है, 1 2 3 और 4। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यहाँ पे हमने डिवीजन को परफॉर्म करा दिया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन को कर दिया और यहाँ पे हमने माइनस को कर दिया। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 तो हो चुका है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इफ एल्स इफ की बात किया था, और ये जो लास्ट में था एल्स, ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, मैंने आपको क्या बताया कि सभी कंडीशन अगर फॉल्स हो तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे स्विच में क्या होता है, यहाँ पे होता है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट इनबिल्ट कीवर्ड है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया इनवैलिड चॉइस, और सभी के बाद आपको ब्रेक देना जरूरी है। और क्यों जरूरी है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब आप यही सेम प्रोग्राम, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। ये कैसे काम करेगा, अब आप यहाँ पे समझिए। जैसे ये प्रोग्राम रन होगा, एंटर चॉइस, अगर मान लो कि अगर आप देते हो क्या 3, चॉइस 3, तो 3 किस में जाके स्टोर हो चुका है, इस जेड में। अब वही 3 यहाँ पे भी आ चुका है, वही 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि जेड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो सर्च करेगा इसमें केस 3 कहाँ पे है, वेयर इज केस 3। केस 1 में आया, नहीं, ट्रू नहीं है। जंप करेगा केस 2 पे, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। जंप किया केस 3 पे, ओके यस मैच मिल चुका है। बस इसके अंदर जाएगा, इसको प्रिंट करेगा, ब्रेक से बाहर निकल जाएगा, खत्म कहानी। बस नीचे वो चेक करने नहीं जाएगा। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से, बस सिंटैक्स अलग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं इस तरीके से रखता हूँ और आपको रन करके आपको दिखाऊं, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट उसी तरीके से आएगा। मतलब इफ एल्स इफ का एक अल्टरनेट भी आप बोल सकते हो कि हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या, कि अगर हमने यहाँ पे मैंने जो यूज किया है क्या, कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो 3 लिखा, एंटर किया, मल्टी इज 200। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा, मान लो कि मैंने 1 दिया, एडिशन दिया, प्रोग्राम वहीं पे बंद हो चुका है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर दिया और 1 2 3 4 है, मान लो कि मैंने दे दिया 5, तो 5 तो है नहीं, तो 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, केस 3 में जाएगा, केस 4 में जाएगा, ट्रू नहीं है, वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट के पास क्या मैसेज दिया था मैंने, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। यानी इस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन सिंटैक्स अलग है। और आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीका होता है कि मल्टीपल कंडीशंस अगर हो तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कहाँ पे ट्रू है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करता है। लेकिन अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि अगर हम ब्रेक नहीं लिखें तो आपको कंपाइल टाइम एरर आता है या नहीं आता है। कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ब्रेक हटा दिया, केस 1 केस 2 डायरेक्टली इस तरीके से लिखा है, और इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया और आप देखेंगे क्या कि एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दिया, एंटर सेकंड वैल्यू 20 दे दिया। ठीक है, एंटर चॉइस। अब मैंने अगर एडिशन करना है ना, मैंने 1 लिखा, लेकिन जैसे 1 लिखा तो मुझे क्या आना चाहिए था, एडिशन आना चाहिए था। लेकिन अभी आप देखो क्या आ रहा है, एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, और डिफॉल्ट के अंदर जो मैसेज दिया था उस मैसेज को भी इसने प्रिंट कर दिया। मतलब क्या कि हमें जैसा आउटपुट चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा था। यानी ब्रेक अगर आप नहीं लिखते हो तो वो सेकंड केस में चला गया, यहाँ पे भी नहीं था, केस 3 में चला गया, यानी पूरा तक नीचे तक वो प्रिंट करके आपको दिखा देता है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि अगर जावा की अगर मैं बात करता हूं कि अगर स्विच केस में अगर आप ब्रेक लास्ट में यूज नहीं करते हो तो क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्या नहीं, कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आता है। लेकिन उसका आउटपुट जो होगा, ये अगर आप किसी ने 1 दे दिया तो नीचे तक सब आ जाएगा, अगर किसी ने 2 दे दिया तो 2 के बाद नीचे जितना भी है सब चीज प्रिंट करके आपको दिखा देता है। इसलिए यहाँ पे ब्रेक का एक अपना सिग्निफिकेंट है। और आई होप कि अभी आपको ब्रेक के बारे में समझ में आया होगा कि स्विच के अंदर जो हम केस लिखते हैं लास्ट में हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। क्लियर है यहाँ तक, ऑल क्लियर, मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक सभी लोग कि अभी स्विच स्टेटमेंट का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं आया, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए क्लियर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे इस चीज को आप समझिए क्या कि अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा, अब आपको कुछ असाइनमेंट्स आपको दूंगा और उस असाइनमेंट्स को आप किस तरीके से करते हैं, सब कुछ उस पर आप कितना इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं, कितना चीजों को आप समझे हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। आपका के लिए असाइनमेंट क्या क्या होगा इस चीज को समझिए। ये तो मैंने आपको करके दे दिया है, चलो ठीक है। अभी आप देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एंटर एनी अल्फाबेट। यूजर से आपको कुछ अल्फाबेट लेना है। यूजर ने अगर ए दिया, आपको सिंपली बताना है क्या कि इट्स वॉवेल। ठीक है, अगर यूजर ने अगर दे दिया ई तो वहां पे क्या आएगा, इट्स नॉट ए ई आई ओ यू है तो आना चाहिए क्या, इट्स ए वॉवेल। उसके अलावा जो भी आएगा वो बताएगा क्या, इट्स ए कॉन्सोनेंट। ये फर्स्ट प्रोग्राम करना है। और ये प्रोग्राम आपको दोनों तरीके से करना है। मतलब
आपको यहाँ पे दोनों तरीके का मतलब ये कि आपको अभी जो मैंने आपको दो तरीका जो बताया है, इफ एल्स से भी इफ एल्स इफ यूज करना है और आपको इसको स्विच के थ्रू भी इसको करना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट असाइनमेंट हो जाता है ये, सेकंड असाइनमेंट होता है ये। इसके बाद आपको करना क्या है, एंटर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यूजर ने मान लो दे दिया यहाँ पे 20, फिर आएगा एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने मान लो दे दिया 30, एंटर एंटर थर्ड नंबर, यूजर ने दे दिया 78। तो आपको यहाँ पे सिंपली बताना है कि 78 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी यूजर से 3 नंबर लिया मैंने, तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये प्रोग्राम आपको ट्राई करना है। और इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वो मैं बताऊंगा इफ एल्स इफ के थ्रू आपको इसको ट्राई करना है। ठीक है, इसको आप कीजिए, समझिए, और फिर उसके बाद आप इस चीज को बेहतर तरीके से अब कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? सभी लोगों को समझ में आया कि असाइनमेंट क्या करना है? ये टोटल 3 असाइनमेंट्स जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वही तीनों असाइनमेंट को आपको करना है, समझना है। गूगल का हेल्प नहीं लेना है। अगर आप सीखना चाहते हो तो गूगल का हेल्प प्लीज मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप गूगल का हेल्प लेते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। जस्ट सिंपली आप लिखते हो, वहां पे आंसर मिल जाता है, लेकिन आप सीख नहीं पाते हो, कैसे लॉजिक बिल्ड होगा वो आपको पता नहीं चलता है। इसलिए नहीं हो, आप कुछ ना कुछ ट्राई करो, कम से कम कितना आप टाइम देते हो उस पर आप दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या कैसे इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी लोगों को?